वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चिरस्थायी बंदोबस्त का विशेषता के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना, वारेन हेस्टिंग ने 5 साल बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1 साल बंदोबस्त फिर से लागू किया, लेकिन हेस्टिंग्स की यह व्यवस्था असफल रही। ठेकेदारों ने किसानों के ऊपर अत्याचार करते रहे। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आते हैं, तब वो भू राजस्व व्यवस्था की समस्या को हल निकालने के लिए एक राजस्व बोर्ड का गठन करते हैं, जिसके प्रधान सर जॉन शोर और अभिलेखपाल जेम्स ग्रांट जो है, उनकी सहायता से वो स्थायी बंदोबस्त को लागू करते हैं। स्थायी बंदोबस्त की विशेषता। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और उन्हें कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया। लगान हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। जमींदारों को निश्चित कर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त के पहले जमा करना होता था। अगर वो लगान नहीं दे पाया, तब उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। इस व्यवस्था के वंश क्रम के माध्यम से उत्तराधिकारी को जमींदारी को ही दी जाती थी या पैतृक होती थी, यानी जमींदार के मरने के बाद उसका पुत्र जो है जमीन का मालिक होता था। चिर स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 10/11 भाग कंपनी को दे दिया जाता था और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रख लेते थे। इस व्यवस्था में किसानों का अधिकार नहीं था। इसमें जमींदारों से समझौता किया गया। स्थायी बंदोबस्त 19% ब्रिटिश भारत वाले क्षेत्र पर लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस में लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में लागू किया था। अब हम लोग जानेंगे चिरस्थायी बंदोबस्त के गुण और दोषों के बारे में। तो सबसे पहले हम जो डिसएडवांटेज है, दोष है, उसके बारे में जान लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त से सबसे ज्यादा हानि किसानों को हुआ। किसानों के हितों के बारे में कुछ भी सोचा नहीं गया। पूरी तरह से जमींदारों ने किसानों से लगान वसूलने के लिए अत्याचार किया। अधिकतर जमींदार धनी वर्ग के लोग होते थे, जिन्हें खेती का कोई अनुभव नहीं था। इस व्यवस्था से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी की आय तो निश्चित हो गई, लेकिन कंपनी की खर्च में बढ़ोतरी हो गई। कंपनी के खर्चों की वजह से किसानों के साथ सामान्य जनता पर भी अन्य प्रकार का कर जो है वो लागू कर दिया गया। समय के साथ साथ भूमि से जो आय प्राप्त होने पर भी कंपनी को पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि ये एक निश्चित तिथि पर निश्चित राशि जो है चिरस्थायी बंदोबस्त में लागू की गई थी। अब हम जानेंगे स्थायी बंदोबस्त के गुणों के बारे में। इस व्यवस्था से कंपनी की आमदनी निश्चित हो गई। इसी कारण कंपनी को बजट बनाने में सुविधा मिल गई। कंपनी को अब हर किसान से लगान वसूलने का कार्य से मुक्ति मिल गया। अब कंपनी अपना समय प्रशासनिक और अपना क्षेत्र विस्तार करने में लग गई। इस व्यवस्था से सरकार और जमींदार दोनों को हर साल भूमि लगान निश्चित करने में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिला। जमींदार कंपनी के स्वामी भक्त बन गए थे। जब 1857 ईस्वी में महाविद्रोह होने के समय में भी जमींदार कंपनी को मदद कर रहे थे। इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को हुआ। जमींदार बेफिक्र हो गए थे। उन्हें विश्वास हो गया कि जब तक वो लगान कंपनी को देते रहेंगे, यानी कर देते रहेंगे, तब तक भूमि का स्वामी बने रहेंगे। स्थायी बंदोबस्त से कृषि का उत्पादन अधिक बढ़ गया। इससे बंगाल सबसे जल्दी समृद्ध प्रांत बन गया। जमींदार यह चाहने लगे कि अंग्रेजों का शासन रहे। जब कभी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन भारत में होता था, तब जमींदारों ने उनकी यानी कंपनी की मदद की, उनकी सहायता की। इस तरह कंपनी ने भू राजस्व के विभिन्न नीतियां अपनाई, ताकि कंपनी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, धन प्राप्त हो
इस तरह भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। ये भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रकार के थे: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त।